माई माफिया लवर एपिसोड 48। मालविका को अपने सामने देखकर विहान सांवलिया नज़रों से देखने लगा। उसका इस तरह से देखना। मालविका हिचकिचाते हुए बोली, सॉरी विहान, बिना नॉक किए मैं अंदर आ गई। मुझे नहीं पता था कि तुम कमरे में हो। मैं तो सिर्फ नव्या का सेल फ़ोन उसे देने आई थी। एक्चुअली मेरे मोबाइल का वॉइस साउंड का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए मैंने नव्या का सेल फ़ोन ले लिया था। पर मुझे लगता है उसका किसी अर्जेंट कॉल का मैसेज आ रहा है, तो इसीलिए मैं देने आ गई, पर वो कमरे में नहीं है, तो ये तुम उसका मोबाइल रख लो। इतना बोलकर वो जाने लगी। मालविका ने नव्या का मोबाइल सोफे पर रखकर जाने को पीछे मुड़ी। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। मालविका ये मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती है। उसने नव्या के मोबाइल का पासवर्ड हटा के रखी ताकि विहान ना चाहते हुए भी मैसेज देखे। मालविका ने अपना कॉल चालू रखी थी ताकि राज को पता चले कि मोबाइल विहान के पास है, इसलिए वो जल्दी जल्दी मैसेज करने लगा। सोफे पर रखा था, जिससे मोबाइल में लगातार उसमें नोटिफिकेशन आ रहा था। उसके साउंड से विहान का ध्यान मोबाइल पर टिका। तब तक मालविका कमरे से बाहर निकल गई थी। विहान अपना मोबाइल बंद करके जेब में रखा और नव्या के मोबाइल में झांक के देखा। विहान ना चाहकर भी नव्या का मोबाइल हाथ में ले लिया, क्योंकि नोटिफिकेशन मैसेज राज नाम से शो हो रहा था। विहान मोबाइल हाथ में लेकर मैसेज को घूर घूर के देखने लगा। उसने तुरंत मैसेज ओपन किया और स्टार्टिंग से मैसेज रीड करना स्टार्ट किया, जिसमें लिखा था, हाँ मैं जब पुलिस स्टेशन में थी तो विहान मुझे कुछ कहा नहीं। मुझे लगा था कि वो बहुत चिल्लाएगा, डांटेगा, सज़ा देगा, पर ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। विहान एक एक मैसेज बहुत बारीक से रीड किए जा रहा था। जैसे जैसे वो मैसेज को रीड कर रहा था, वैसे वैसे उसकी नसें फूलती जा रही थी और उसके हाथ मोबाइल पर कसते जा रहे थे। अगर ये मैसेज किसी और का होता तो शायद विहान यकीन नहीं करता, पर राज का मैसेज हो और वो यकीन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत अच्छे से नव्या और राज के रिलेशनशिप को जानता है कि नव्या किस तरह उसके पीछे पागल थी। विहान ने नव्या का मोबाइल ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। वो इतना ज़ोर से पटका कि मोबाइल के चितड़े चितड़े उड़ गए थे। मोबाइल के टुकड़े टुकड़े इधर उधर फैल गए और विहान सोफे पर बैठ के उसकी आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। उस दिन जो भी पुलिस स्टेशन में हुआ था, उसे नव्या पर ज़रा भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी आंखों से नव्या को पुलिस स्टेशन में घबराया हुआ, डरा हुआ देखा था। उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो राज ने उसे फंसाने के लिए जो जाल फैलाया है, उसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। पर इस लड़की को अब तक समझ में नहीं आया कि ये अभी तक भी उससे प्यार, विहान प्यार वर्ड तक आके रुक गया। उसे अंदर से चुभन हुआ, यूँ कहा जाए तो उसे अंदर से जलन हो रही थी। उसके माथे की नसें उभरने लगी। विहान लगातार नव्या और राज के रिश्ते के बारे में सोचने लगा। उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ हो जा रही थी, पर वो अपनी तकलीफ़ किसी से शेयर नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद जब नव्या अपने कमरे में आई, वो अपने में ही मस्त थी, और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलकर कमरे में कदम रखी, उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगी, क्योंकि अंदर का माहौल बहुत गर्म नज़र आ रहा था। विहान इस वक्त सोफे पर बैठा था, नव्या के आने का इंतज़ार कर रहा था। विहान ने सुन लिया था नव्या उसे इग्नोर करके अंदर आ गई, और वो अपने नाइट कपड़े लेकर जैसे वॉशरूम में जाने को मुड़ी, उसकी नज़र ज़मीन पर टूटे फूटे मोबाइल के टुकड़ों पर गई। नव्या नीचे झुकी और मोबाइल के टूटे हुए पार्ट उठाकर देखने लगी। उसे तुरंत समझ में आ गया कि ये मोबाइल उसी का है, पर वो इस वक्त बिखरा हुआ है। उसे अजीब लगने लगा। उसका मोबाइल तो मालविका के पास था। वो हाथ में लेकर देख ही रही थी कि उसकी नज़र तुरंत सोफे पर बैठे विहान पर गई, जो उसे ही खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। नव्या ने तुरंत गुस्से में मुंह फुलाए विहान की तरफ बढ़ गई और उसके सामने जाकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर गुस्से में बोली, ये मेरे मोबाइल का हाल तुमने किया है ना, पर क्यों? विहान जो इस वक्त इतना गुस्से में था, अगर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं किया तो शायद उसके हाथों आज कुछ हो जाएगा। वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा था, और वही नव्या आगे चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल तोड़ने की? बोलो। हिम्मत वर्ड सुनकर विहान सोफे से उठकर खड़ा हुआ और नव्या की बाहें पकड़कर अपनी तरफ खींचकर दांत पीसते हुए कहा,
अब मुझे तुम्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तुम्हारी औकात क्या है? फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की जैसे तुम्हारी औकात है और तुम मेरी हिम्मत देखोगी? उस 2 कौड़ी की मोबाइल के लिए तुम मुझसे सवाल जवाब करोगी? हाँ। नव्या को ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा था कि विहान को अचानक से क्या हो गया। आखिर वो क्या बोले जा रहा है। वो तो हक्की बक्की होकर विहान को देखे जा रही थी और विहान का अचानक से इतना गुस्सा, वो भी भयानक वाला। नव्या अंदर से सोचने के लिए मजबूर हो गई, आखिर इसे क्या हुआ है। ऑफिस से जब आया था तब तो बिल्कुल नॉर्मल था, पर अचानक से इसे क्या हो गया। विहान ने नव्या की बाहें इतनी ज़ोर से लगाकर पकड़ा था कि नव्या को बहुत दर्द होने लगा, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। पर विहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंसुओं से उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। नव्या गुस्सा दिखाते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें रह रहकर हो क्या जाता है। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। विहान नव्या की बाहें छोड़कर उसके जबड़े को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए मसलते हुए कहा, इतनी भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे गलती हो गई जो मैं तुम्हें जेल से निकाला। मुझे तुम्हें निकालना ही नहीं चाहिए था, उसी में छोड़ देना चाहिए था, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आती। इतना बोलते वक्त विहान रुक गया और फिर तिरछी कड़वाहट भरे मुस्कान करते हुए बोला, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, क्योंकि तुम दोनों तो प्लान करके ये सब काम कर रहे हो। वो तुम्हारा गुरु है और तुम उसकी चेली। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही हो। अब ये भी बता दो वो कहाँ छुप कर बैठा है, तुम्हें तो उसके बारे में सब पता होगा। नव्या के जबड़े में बहुत दर्द होने लगा। वो विहान के सीने पर हाथ रखकर धक्का दी, जिससे विहान 2 कदम पीछे हुआ और नव्या अपने जबड़े को दोनों हाथों से पकड़कर सहलाने लगी। उसकी आंखों से मोटा मोटा आंसू बहने लगा। उससे बोला नहीं जा रहा था क्योंकि उसके जबड़े में बहुत दर्द होने लगा। तभी नव्या विहान के करीब आकर उसके कॉलर को पकड़कर हिम्मत करके बोलना स्टार्ट की, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। नव्या के आंसू देखकर विहान और भड़कने लगा। उसके आंसू देखकर विहान यही समझ रहा था कि ये कितना भोली बनने का नाटक कर रही है। विहान गुस्से में नव्या के पीछे से बाल पकड़कर और अपने करीब करते हुए कहा, वही तुम्हारा सो कॉल्ड आशिक। नव्या समझ गई कि विहान किस बारे में बोल रहा है। नव्या का हाथ विहान के कॉलर से धीरे धीरे ढीला होने लगा। नव्या अपने उल्टे हाथ से आंसू पोंछते हुए बोली, सही कहा तुमने, मुझे पुलिस स्टेशन से नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ। फिर क्यों निकाला तुमने? हाँ बोलो, क्यों निकाला तुमने मुझे? क्योंकि तुम्हें मुझ पर दया आ गई थी। विहान भारी आवाज़ में बोला, हाँ दया आ गई थी मुझे तुम पर। मुझे नहीं पता था तुम दोनों के इस गंदे गेम का हिस्सा मैं यानी विहान खुराना बनेगा। अब नव्या को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे विहान की हर बातें अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही थी। वह अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर अपना माथा दबाने लगी। फिर कुछ सोच के बोली, क्या कहा तुमने? मैं उसके साथ मिलकर काम कर रही हूँ, तुम्हें बेवकूफ़ बना रही हूँ। अरे तुम दोनों के चक्कर में मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। वो तो गद्दार निकला और तुम। विहान को कुछ ना बोलता देखकर नव्या ने आगे कहा, और रही बात मेरी औकात, तो तुमने सही कहा, मैं हूँ फुटपाथ पर रहने के लायक। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा ऐसे आलीशान घर में रहना और ज़िंदगी जीने के लिए, और ना ही सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरी औकात नहीं है। मिस्टर विहान खुराना, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, क्योंकि कुछ दिनों से मैं अपनी औकात भूल ही गई थी। नव्या के ये शब्द विहान के दिल पर तीर की तरह काम कर रहे थे। उसे विहान का एक एक शब्द चुभने लगा। नव्या ये सब बोलते वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अब एक पल भी विहान के सामने रुका नहीं जा रहा था। वो तुरंत वहाँ से बालकनी में चली गई। सोफे पर बैठे दोनों पैर के बीच में मुंह छुपाए ज़ोर ज़ोर से फफक फफक कर रोने लगी। नव्या विहान की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं विहान पर ज़्यादा भरोसा करने लगी थी। विहान जैसा खुद को दिखाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सबसे अलग है। उसकी ज़ुबान कड़वी है पर उसका दिल एकदम साफ सुथरा है। कुछ दिनों से नव्या विहान के लिए ये सब फील करने लगी थी। नव्या यही सब सोचकर बालकनी में रोए जा रही थी। उसके रोने की आवाज़ तेज़ हो गई थी
वो खुली हवा में सांस लेकर लगातार रो रही थी। उसकी आवाज़ विहान के कानों में साफ सुनाई दे रही थी। रो तो नव्या रही थी, पर तकलीफ़ उससे कहीं ज़्यादा विहान को भी हो रही थी। पर उसे बार-बार राज के मैसेज उसके दिमाग में हिट कर रहे थे, तो वो नव्या को लेकर कश्मकश में पड़ गया। ये दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। रात में सुरेखा जी ने नैना को हॉस्पिटल नहीं जाने दिया ताकि वो उससे हान के बारे में बात कर सके। खाना तो सभी ने कब का खा लिया था। नैना अपने लिए बिस्तर लगा रही थी कि तभी सुरेखा जी उसके पास आकर बोली, नैना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। नैना ने अपनी मामी की आवाज़ सुनकर पीछे पलटकर बोली, हाँ मामी, बोलो क्या बात है। सुरेखा जी ने कहा, आज जो मैं तुमसे कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। वादा करो कि तुम करोगी। नैना जानती है कि उसकी मामी का बिहेवियर हमेशा से उसके प्रति नफ़रत का ही रहा है, पर आज वो प्यार से कुछ मांग रही है। नैना उन्हें ना कैसे कह सकती है। इसीलिए उसने तुरंत कहा, प्रॉमिस मामी, मैं करूँगी, आप कहो तो। सुरेखा जी ने नैना का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बिठाते हुए बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज घर पर हान यानी तुम्हारे सर आए थे। वो तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आए थे। सुरेखा जी ने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं की थी कि बीच में उनकी बात काटते हुए नैना बोली, क्या कह रहे थे वो मामी? हान सर घर आए थे, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। सुरेखा जी ने तुरंत नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे मेरी बेटी, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या तुम मेरी पूरी बात ध्यान से सुनोगी? नैना को भी आज अजीब लग रहा था अपनी मामी का बिहेवियर, क्योंकि रोज़ उसे देखकर वो सिर्फ भौंका करती थी, पर आज उसके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखा रही थी। सुरेखा जी ने नैना को समझाते हुए बोली, देखो, तुम्हारे ऑफिस के बॉस हान सर पहले तो तुम्हारे मामा से इज्जत के साथ बात किया तुमसे शादी करने के बारे में, फिर वो घर आए, मुझसे भी उन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ बात किया। आजकल ऐसे लड़के मिलना नामुमकिन है। हान मेहता की बहुत बड़ी इज्जत है, जो तुम अच्छे से जानती हो, और वो भी जो कुछ हमारे घर वालों के लिए कर रहे हैं, तो वो किसी से छुपा नहीं है। सुरेखा जी थोड़ी रुकी और वापस बोलना स्टार्ट की, मैं और तुम्हारे मामा ने दोनों ने मिलकर फैसला किया है हान और तुम्हारा रिश्ता जोड़ने के लिए, तुम दोनों की शादी के लिए हम दोनों राज़ी हो गए हैं। अब तुम अपना फैसला बता दो। नैना गुस्से में चेयर से उठकर खड़ी हो गई और तेज़ आवाज़ में बोली, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। उनकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे घर तक आ गए। मैं उनसे कल बात कर लूँगी। नैना के मुंह से ना सुनकर सुरेखा जी को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। वो अपने मन में कहने लगी, इस लड़की के भाग्य खुल रहे हैं और ये है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। इसके मुंह से मैं हाँ निकलवा कर ही रहूंगी। सुरेखा जी ने वापस नैना को चेयर पर बैठाया और सिर पर और गाल पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोली, देखो नैना, आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करनी ही है, तो क्यों ना तुम अभी कर लो। हान जैसा अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हें तो अपने घर के हालात पता ही है, इसीलिए तो कह रही हूँ मामी, मुझे अपने घर के हालात पता है और मैं आप लोगों को संभालने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैं उनको ना कह रही हूँ। नैना के मुंह से बार बार ना सुनकर सुरेखा जी को अंदर से और भी गुस्सा बढ़ने लगा। वो अपने आप को शांत की और थोड़ा रूडली वॉइस में बोली, तुम क्या चाहती हो कि हम पूरी ज़िंदगी इसी दलदल में रहें? यही चाहती हो तुम? तुम्हें अच्छा नहीं लगा तुम्हारा हंसता खेलता घर बस जाए और हम लोगों का भी थोड़ा मान सम्मान बढ़े? हान ने पहले ही कहा है कि वो हमें अच्छी तरह से देख रेख करेगा। तुम्हारे ये दोनों भाई बहन का भविष्य आगे चलकर अच्छा होगा। क्या तुम इनका अच्छा नहीं चाहती? पर मामी, नैना इतना ही बोली होगी कि सुरेखा जी ने उसे चुप कराते हुए बोली, बस मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने और तुम्हारे मामा ने हाँ कह दिया है और हम दोनों कल हान के घर तुम्हारे रिश्ते की बात करने जा रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मुंह से ना सुनने को मिले। तुमसे उम्मीद रहेगा। इतना बोलकर सुरेखा जी नैना के सामने से चली गई। वहीं नैना के आंखों में नींद ही चली गई। वो बेड पर अपने आप को समेट कर बैठ गई और सोचने लगी,
आखिर हान सर मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं? मुझे एक बार उनसे ज़रूर मिलकर बात करनी चाहिए। आखिर मैं ही क्यों? दूसरी तरफ मेंशन में देर रात करीब 1 बजे रात की नव्या रोते-रोते सोफ़े पर सो गई और अंदर कमरे में विहान सोफ़े पर बैठा अभी थोड़ी देर जो कुछ हुआ वही सब सोच रहा था। नव्या रोए और विहान सो जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? जब नव्या का बिल्कुल भी रोना का आवाज़ नहीं आ रहा था तो विहान उठा और बालकनी में जाकर देखा तो नव्या सोफ़े पर ही बैठे लेट गई थी। बालकनी में डिम लाइट जल रही थी। विहान धीरे-धीरे उसके पास गया और घुटनों के बल नीचे बैठकर उसे निहारने लगा। वो अच्छे से देख सकता था कि नव्या के गाल किस तरह से सूज गए हैं। उसके गालों पर विहान की उंगलियों के निशान पड़ गए थे, जो उसने उसके जबड़े को इतने कसकर पकड़ा था। अब विहान को अंदर ही अंदर गिल्टी फील होने लगा कि उसने आज तक किसी औरत को छुआ तक नहीं, पर आज उसने नव्या को इतना दर्द दिया है। किसी ने सही कहा है, अगर इंसान का मन बेचैन हो तो फिर उसे अपने आलीशान घर में भी सुकून नहीं मिलता। यही हाल आज विहान का था। आज तक जो उसका दिल पत्थर बने लेकर फिरता था, अब उसे फ़र्क पड़ने लगा था। नव्या के कहे हुए हर शब्द से उसे फ़र्क पड़ रहा था, उसके आंसुओं से भी उसे फ़र्क पड़ रहा था। वहीं नव्या को इस तरह से ठंड में सोता हुआ नहीं देख सकता था। उसे भी पता है, जहाँ तक नव्या का, वो अंधेरे में कभी सो नहीं सकती थी। विहान जैसे ही नव्या को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उसे तुरंत मैसेज वाली बात याद आ गई। वो तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया और मन ही मन कहने लगा, नहीं, मुझे इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। ये दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मैं फिर से बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। विहान यही सब सोचकर उसे वापस गुस्सा आने लगा। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया और अपने कमरे में जाने लगा कि कुछ सोचकर वापस रुक गया और एक नज़र नव्या को देखकर वापस कमरे में चला गया और बेड से ब्लैंकेट उठाकर लाया और नव्या को उड़ा दिया और साथ ही साथ बालकनी का दूसरा लाइट भी ऑन कर दिया ताकि नव्या डरे ना। विहान कमरे में आ गया पर उसने बालकनी का दरवाज़ा बंद नहीं किया। वो सोचने लगा कि अगर नव्या को कमरे में आना होगा तो यही सोचकर उसने बालकनी का दरवाज़ा खुला ही रखा। अगर रात में वो डर गई तो विहान खुद बेड पर आकर लेट गया, पर उसकी आंखों में नींद तो कोसों दूर थी। कहने को तो विहान बेड पर सोया था, पर उसकी नज़र बालकनी की तरफ ही थी। वो बार बार करवटें बदले जा रहा था। वो अपने आप को कोस भी रहा था। लेटे हुए ही विहान खुद से बड़बड़ाया, यहाँ से आराम से सो रही है, वहाँ वो आराम से सो रहा है। एक मैं ही हूँ जो बेवकूफ़, जो इतना बेचैन हो रहा हूँ इसके लिए। सुबह के 7 बजे आज विहान लेट सोकर उठा क्योंकि रात में उसे अच्छी तरह से सोया नहीं था और जैसे उसकी आंखें खुली वो तुरंत बालकनी की तरफ देखा। विहान तुरंत बेड से उठकर खड़ा हुआ और तेज़ कदमों से चलते हुए बालकनी में आया। धूप की किरणें बालकनी से होते हुए कमरे में आ रही थी। वहीं नव्या ब्लैंकेट से खुद को अच्छी तरह से कवर करके सो रही थी। उसे इस तरह से सोता देखकर विहान वापस कमरे में आ गया। उसे भी नींद आ रही थी। विहान ने वॉच में टाइम देखा तो 7:20 हो रहे थे। विहान जिम ना जाने के बजाय वापस लेट गया। 8:25 पर मोबाइल की रिंग की आवाज़ से विहान की आंखें खुली। मोबाइल स्क्रीन में नाम देखकर विहान ने मोबाइल बंद कर दिया और जब वॉच में टाइम देखा तो तुरंत हड़बड़ाकर उठ गया और जल्दी से वॉशरूम में गया। लगभग 22 से 25 मिनट के बाद विहान वॉशरूम से बाहर निकला। क्लोजेट में जाकर बिजनेस सूट पहनने लगा। लगभग 5 से 10 मिनट में ही वो रेडी हो गया और कमरे से बाहर निकलने से पहले एक बार नव्या को देखने बालकनी में गया तो देखा अभी भी नव्या खुद को पूरी तरह से कवर करके वैसे ही सो रही थी। विहान का मन बार बार कह रहा था कि उसे उठा दे क्योंकि वो इस वक्त कमरे में नहीं बालकनी में सो रही थी। अगर कोई सर्वेंट या कोई रूम क्लीनर रूम क्लीन करने आया तो या कोई फैमिली मेम्बर आ गया तो उन्हें भी सब पता चल जाएगा। यही सब सोचकर उसका मन बार बार कह रहा था कि वो नव्या को उठाए। फिर कुछ सोचकर वो कमरे से बाहर चला गया क्योंकि उसका दिमाग नव्या का शक्ल देखने के लिए नहीं कर रहा था। वो अपना दिल और दिमाग के कश्मकश में पूरी तरह से फंस गया था। विहान तेज सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया। आज सभी लोग
डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करना चालू कर दिए थे, क्योंकि आज विहान ही लेट नीचे आया था। वो अपनी जगह चुपचाप बैठकर कॉफ़ी और न्यूज़पेपर रीड करने लगा। विहान को नीचे आए लगभग 5 मिनट हो गए, पर नव्या अभी तक नीचे नहीं आई, जिस पर विशाखा जी ने विहान की तरफ देखकर पूछा, बेटा नव्या नहीं आई? विहान कॉफ़ी पीने लगा, पर कुछ बोला नहीं। उसको कुछ ना बोलता देखकर विशाखा जी ने वापस पूछा, क्या हुआ बेटा, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? विहान का चेहरा भावहीन दिख रहा था। वो लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता मॉम। विहान इतने एरोगेंट वॉइस सुबह सुबह सुनकर विशाखा जी को अच्छा नहीं लगा, जिस पर उन्होंने भी थोड़ा सख्त होते हुए बोले, तुम्हें नहीं पता ये क्या बात हुई? सब लोग उसका इतना केयर करते हैं। ये देखकर विहान और भी भड़कते हुए बोला, मॉम मुझे उसके बारे में मत पूछिए। विहान का सुबह सुबह इतना गुस्सा देखकर विशाखा जी समझ गई, हो न हो इन दोनों का झगड़ा हुआ है, जिस पर विशाखा जी विहान को ही फटकार लगाते हुए बोली, तुम्हारी बीवी है, तुमसे नहीं पूछूं तो क्या शेरा से पूछने जाऊं? विहान इतना सुनकर न्यूज़पेपर फोल्ड कर कर टेबल पर रख दिया और अपना हाथ उस पर ज़ोर से दे मारा। ब्रेकफास्ट के नाम पर सिर्फ उसने कॉफ़ी ही पिया था और उठकर खड़ा हो गया। उसकी शक्ल देखकर ही पता चल गया था कि वो इस वक्त कितना गुस्से में है। बिना किसी की तरफ देखे कहा, अब मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसका इस तरह से बिना कुछ खाए हुए जाता देखकर विशाखा जी पीछे से बोले, विहान ये क्या बदतमीज़ी है, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। विशाखा जी चिल्लाती रही, पर विहान रुका नहीं, बस सीधे कार में जाकर बैठा। उसके साथ शेरा वो दोनों मेंशन से बाहर निकल गए। विहान को बिना ब्रेकफास्ट किए ही गया, जिस पर दादी ने विशाखा जी को गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हें क्या ज़रूरत है उसे इस तरह से सवाल जवाब करने का? कर दिया ना मेरे पोते को नाराज़। अगर विहान की गलती भी हो और दादी को उसकी गलती दिखाई भी देती हो, फिर भी दादी विहान का ही साइड लेगी। नव्या को छोड़कर इस घर में सभी को भली भांति पता है, वो विहान की गलतियों पर हमेशा से ही पर्दा डालती आई है, क्योंकि उनका वो चहीता लाडला पोता जो है, आज दादी दिन भर भन भन करती रहेगी, क्योंकि उनका पोता आज बिना ब्रेकफास्ट के ही चला गया। दादी हर किसी पर आज गुस्सा ही निकालेंगी। विहान का इस तरह बिना ब्रेकफास्ट किए जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगा। वहीं वेदिका भी सोचने लगी, आखिर विहान भाई को सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया जो वो इतने गुस्से में गए हैं। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और इसके आगे के पार्ट्स अगर मैं वॉइस ओवर करके नहीं डाल पाई तो मैं पोस्ट में ज़रूर डालूँगी, आप उधर से भी इसको रीड कर सकते हो। तो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।